तो पिछले क्लास में हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर चुके थे और इसमें हम लोग अभिक्रिया की दर पढ़ रहे थे। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए कोई ये रिएक्टेंट है यार जो कि बना रहा है प्रोडक्ट पी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखे थे कि जब अभिक्रिया की दर हम लिखते हैं तो दो तरह की अभिक्रिया की दर हम लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं औसत अभिक्रिया की दर, एक लिख सकते हैं हम तात्कालिक अभिक्रिया की दर। तो जो औसत अभिक्रिया की दर होती है वो होती है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है, अभिकारक के शब्दों में। और उत्पाद शब्दों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अभिकारक के पदों में, सॉरी औसत अभिक्रिया की दर अभिकारक के पदों में और उत्पाद के पदों में। अब हम लोग अगर बात करें तात्कालिक अभिक्रिया की दर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी। ये हो गया औसत अभिक्रिया की दर और ये क्या हो गया, तात्कालिक अभिक्रिया की दर। यहाँ तक पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो बातें जो ध्यान रखनी थी। पहली बात ये कि जब भी अभिकारक के पदों में लिखते हैं तो माइनस देते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है निगेटिव आ जाता है। डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। तो रिएक्टेंट तो हमेशा घटता है, मतलब अंतिम हमेशा कम रहेगा, पहले हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ तो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिविटी क्या हो जाना है, ये पॉजिटिव हो जाना है। वैसे ही भी निगेटिविटी क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है। इसलिए यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं अभिकारक के पदों में तो निगेटिव देते हैं, और जब लिखते हैं उत्पाद के पदों में तो निगेटिव नहीं देते हैं, पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी अगर अभिक्रिया में क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिया हुआ है। अब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, तो कोई भी जो अभिक्रिया होती है अगर वो उसका समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित समझ रहे हैं कि अगर जितना अभिकारक है उतना उत्पाद भी होना चाहिए, संतुलित समीकरण बनना चाहिए। जैसे मान लो दिया हुआ है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इधर बन रहा है अमोनिया, तो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, नहीं। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर कितना है, 3। तो इसको संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें जो अभिक्रिया की दर इसका हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे तत्कालिक। बोलते हैं कि औसत की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि औसत जो है ये उतना फिक्स, मतलब उतना सही वैल्यू नहीं देता है। सही वैल्यू कौन देता है, तो तत्कालिक अभिक्रिया की दर है वहीं सही वैल्यू देता है। तो हम लोग तत्कालिक अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी N2 की सांद्रता बाई डी टी। पता है ना ये ब्रैकेट क्या बताता है, सांद्रता के बारे में, पिछले वीडियो में बता चुके थे कि जो ये ब्रैकेट है बताता है हमको सांद्रता के बारे में, ठीक है। जब इसको लिखेंगे, अब देखो अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस अंक से गुना किया गया है इसी अंक को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। क्या कहते हैं इसको, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो जब भी समीकरण में अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिया हुआ हो तो उससे उसको जब हम अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस DH2 बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखेंगे तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 DNH3 बाई डी टी। जब भी अभिक्रिया की दर हम लिखते हैं तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिया होता है उससे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो इसको पढ़ने का 2 तरीका होता है, इसको पढ़ने का 2 तरीका होता है, इसको पढ़ने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका क्या हुआ, देखो ये चूँकि तीनों के तीनों अभिक्रिया की दर है, तो तीनों के तीनों मतलब कि हाँ तीनों ये क्या अभिक्रिया की दर है। बस ये अभिक्रिया की दर है नाइट्रोजन के शब्दों में, ये अभिक्रिया की दर है हाइड्रोजन के शब्दों में, और ये अभिक्रिया की दर है अमोनिया के शब्दों में। लेकिन जो तीनों चीज़ें हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, जो एक ही अभिक्रिया के भाग हैं, है ना। जब एक ही अभिक्रिया के भाग हैं, जो अभिक्रिया की दर इसके पदों में है वहीं इसके पदों में होगी, और वहीं अभिक्रिया की दर इसके पदों में, मतलब तीनों जो अभिक्रिया की दर हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। जो अभिक्रिया की दर नाइट्रोजन के शब्दों में है, पदों में है, वहीं हाइड्रोजन के पदों में होगा और वहीं अमोनिया के पदों में होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर नाइट्रोजन के पदों में। इसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन के पदों में। इसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर अमोनिया के पदों में, ठीक है। तो ये पहली तरीका हुई इसको लिखने की।
सेकेंड तरीका इसका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, देखो अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक घटते जाता है और उत्पाद क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब इसमें हम देखें तो अभिक्रिया की दर है ये, और इसमें क्या हो रहा है, अभिकारक तो घट रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन के गायब होने की दर। सिमिलरली ये हो सकता है हाइड्रोजन के गायब होने की दर, और ये हो सकता है अमोनिया के उत्पन्न होने की दर। ध्यान से देखो, इसको बोलने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है ये कि इसको हम बोलेंगे अभिक्रिया की दर नाइट्रोजन के पदों में, ठीक है। और क्या बोलेंगे इसको कि नाइट्रोजन के गायब होने की दर। वैसे ही इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन के पदों में, और क्या बोलेंगे हाइड्रोजन के गायब होने की दर। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, वीडियो बेहतर होगा, वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लेना, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमोनिया के पदों में अभिक्रिया की दर, या फिर बोलेंगे अमोनिया के उत्पन्न होने की दर। क्योंकि अमोनिया क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा, इसको आप लिख लेंगे, और इसको जो हम छोड़े हुए हैं इसको अब लिखिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको पहले लिखो नोट्स में, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसमें क्या लिखोगे कि अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन के पदों में, और क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन के गायब होने की दर। वैसे ही इसमें क्या बोलेंगे अभिक्रिया की दर अमोनिया के पदों में, ये इसमें क्या बोलेंगे अमोनिया के उत्पन्न होने की दर, ठीक है। और जब भी अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिया रहता है तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किसे कहते हैं, जब भी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो उसके लिए उसको जिस चीज़ से गुना करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो दिया हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी क्वेश्चन को लिखेंगे आप साथ साथ, किसी रासायनिक अभिक्रिया N2 + 3H2 2NH3 में नाइट्रोजन के गायब होने की दर -2 गुना 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो अमोनिया के उत्पन्न होने की दर निकालें, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन के गायब होने की दर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, अमोनिया के उत्पन्न होने की दर इसमें आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन जो भी दिया है एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो भी इससे क्वेश्चन दिया है उसमें हम सबसे पहले जो अभिक्रिया दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। तो अभिक्रिया कौन सी दी हुई है, N2 + 3H2, और यहाँ क्या बन रहा है 2NH3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभिक्रिया की दर जो है वो लिखेंगे नाइट्रोजन के पदों में, हाइड्रोजन के पदों में और अमोनिया के पदों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, -dN2/dt। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, अभी लिखे थे नहीं इसको, 1/3 - dH2/dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 dNH3/dt। देखिए हम लोग को इससे कोई काम तो है नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है नाइट्रोजन के गायब होने की दर, मतलब ये दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, अमोनिया के उत्पन्न होने की दर, मतलब ये पूछ रहा है। तो जिसको हमको मतलब नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, जिससे हम लोग को दिया हुआ है और जो पूछ रहा है उसको हम क्या करेंगे, लाकर आमने सामने लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को है नहीं, क्योंकि ये हम लोग को निकालना है, ना दिया हुआ है। और ये बात तो क्लियर है आपको, ये तीनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि तीनों एक ही अभिक्रिया का भाग है, ठीक है। तो जो अभिक्रिया की दर नाइट्रोजन के पदों में है वहीं अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन के पदों में है, और वहीं अभिक्रिया की दर अमोनिया के भी पदों में है, ठीक है। तो इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को हम लाकर क्या करेंगे, आमने सामने लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा
dN2/dt इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया बोलो 1/2 dNH3/dt। हमको इसमें क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ दिया हुआ है नाइट्रोजन के गायब होने की दर, मतलब ये दिया हुआ है। और क्या निकालना है, निकालना है अमोनिया के उत्पन्न होने की दर, मतलब ये निकालना है। अब ये कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है -2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1/2। देखो 2 इधर डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुना में हो जाएगा, बराबर यही तो निकालना है dNH3/dt। ये क्या है, ये है अमोनिया के उत्पन्न होने की दर। ये बताया था ना पिछले में कि इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इसको अभिक्रिया की दर अमोनिया के पदों में, और एक पढ़ते हैं इसको हम कि अमोनिया के उत्पन्न होने की दर। ये अमोनिया के उत्पन्न होने की दर, ये नाइट्रोजन के गायब होने की दर। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड बराबर dNH3/dt। तो अमोनिया के उत्पन्न होने की दर कितना आया 4 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें बनाना होता है। एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो इसी में अगर पूछ देता कि हाइड्रोजन के गायब होने की दर निकालें, ठीक है। मान लो कि ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा रहता कि अभिक्रिया इतना में नाइट्रोजन के गायब होने की दर ये है, तो हाइड्रोजन के गायब होने की दर निकालें। तब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं निकालना है, इन दोनों से केवल मतलब है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ला कर रख देंगे आमने सामने। तो ये क्या हो जाएगा -dN2/dt इक्वल टू 1/3 -dS2/dt, ठीक है। तो हमको अब क्या निकालना है, हमको अब ये निकालना है हाइड्रोजन के गायब होने की दर निकालना है। 3 इधर किस में है, 3 इधर डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2 × 10⁻⁻2, ठीक है, बराबर 1/3 × -dS2/dt। 3 इधर किस में है डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 इधर कितना हो जाएगा 6 बराबर -dS2/dt। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि dS2/dt बराबर माइनस इधर आ गया, ये कितना हो जाएगा -6 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो आपको क्या करना है कि जो भी अभिक्रिया दी हुई है उसमें पहले अभिक्रिया की दर लिख लेना है, उसमें जो भी दिया है उसके पदों में, उस पर जो दिया हुआ है जो निकालना है उसको हम आमने सामने लिख देंगे, और उस तरह जो है हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया फिर जो भी अभिक्रिया में दिया हुआ है उसका जो है गायब होने की दर या उत्पन्न होने की दर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तभी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, कल पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, उसमें पढ़े थे कि अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं दर के आधार पर। तो पढ़े थे कि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है हमारा तत्कालिक अभिक्रिया, एक होता है धीमी अभिक्रिया, और एक होता है माध्यमिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हम अभिक्रिया की दर पढ़ें। उसके बाद अभिक्रिया की दर जो होता है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अगर दिया हुआ रहे तो उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो चीज़ पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई अभिक्रिया दी हुई है तो उसमें गायब होने की दर या उत्पन्न होने की दर कैसे निकालते हैं, ठीक है। साथ में अभिक्रिया की दर का मात्रक भी पढ़े थे, क्या होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसको बोला जाता है सक्रिय द्रव्यमान का नियम, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सक्रिय द्रव्यमान का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये नियम किसने दिया था, तो
तो ये नियम दिया था गुल्डबर्ग एवं वेज नामक वैज्ञानिक ने। 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक का नाम था गुल्डबर्ग और एक का नाम था वेज। तो देखिए ये नियम किसने दिया? ये नियम दिया था, ये आपको पढ़ना था 11th क्लास में भी, एक चैप्टर था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, वहाँ पर आता है ये नियम। खैर नहीं पढ़े, यहाँ पढ़ लो, तो ये था 11th क्लास का, लेकिन इसे जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। और इसके अलावा जो है ये सीधे ये नियम भी एक दो बार बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा इसको। तो जो शक्य द्रव्यमान का नियम है ये दिया गया था गुल्डबर्ग एवं वेज के द्वारा। कब दिया गया था? दिया गया था 1864 में, ठीक है। शक्य द्रव्यमान का नियम किसने दिया था? गुल्डबर्ग एवं वेज ने दिया था। कब दिया था? 1864 में दिया था। देखो ये नियम क्या कहता है, उसको हम शब्दों में बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा समझने में, इसलिए उसको समझो समीकरण के हिसाब से। इसे मान लो कि ये भी क्रिया दिया हुआ है AA प्लस BB, और यहाँ कोई उत्पाद बन रहा है CC प्लस DD। तो ये नियम क्या कहता है कि इस अभिक्रिया की जो दर है, इस अभिक्रिया की दर जो है वह समानुपाती होती है जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं अभिकारक, उनके सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। देखो एक सांद्रता हम कैसे लिखेंगे, पिछले वीडियो में बताया भी थे कि सांद्रता, मोलरता, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान, ये सब सेम चीज़ होता है, लिखे थे यहाँ पिछले वीडियो में ना, देख लेना उसको एक बार। तो जो अभिक्रिया की दर होती है वो समानुपाती होती है अभिकारक के मोलर सांद्रता के गुणनफल के, जिसमें जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो उसके घात के रूप में, पावर के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अभिक्रिया की दर समानुपाती है किसके? A टू द पावर A, B टू द पावर B। तो देखो यहाँ पर इसी को बोलते हैं शक्य द्रव्यमान का नियम। अगर आता है लिखने को कि शक्य द्रव्यमान नियम किसे कहते हैं, लिखें तो क्या लिखेगा कि इस नियम के अनुसार, पहले तो ये लिखना कि यह नियम गुल्डबर्ग एवं वेज के द्वारा 1864 में दिया गया। फिर ये लिखोगे इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उनके घात के रूप में उपस्थित होता है। इसको लिख लेना, वीडियो को पीछे पीछे करके इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सक्रिय दर, फिर से बोल देते हैं, लिख लो, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उनके घात के रूप में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर जब समानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर बराबर एक स्थिरांक आ गया K, ठीक है, और यहाँ हो गया A टू द पावर A, B टू द पावर B, ठीक है। अभिक्रिया की दर क्या हुआ? K, A टू द पावर A, B टू द पावर B। और ये जो K है इसको कहा जाता है वेग स्थिरांक। इस K को क्या कहा जाता है? वेग स्थिरांक, या फिर रेट कांस्टेंट कहा जाता है K को, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो गया? K, A टू द पावर A, B टू द पावर B। K को क्या बोलते हैं? K को बोलते हैं वेग स्थिरांक। तो यही है सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ से। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, वेग नियम, जो कि ठीक इसी पर निर्धारित है, इसी पर निर्भर एक और नियम है, इसी पर ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पर आधारित, ठीक है। तो इसको लिख लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखना वेग नियम, रेट लॉ जिसको बोलते हैं, रेट लॉ या फिर इसको बोलते हैं वेग नियम, वेग नियम या रेट लॉ। वेग नियम या फिर इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। देखो इसमें हम पढ़े थे कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उनके घात के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन देखो
अब वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम भी सेम वही चीज़ है, ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वहाँ पर जो घात के रूप में रह रहा था वो कौन था, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक था। वहाँ पर घात के रूप में कौन था, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक था। और यहाँ पर घात के रूप में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं होता है, वास्तविक गुणांक होता है। बात समझो, जैसे मान लो कि अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है, उस अभिक्रिया मान लो कि अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो उसको हम संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, और जिस अंक से गुना करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। लेकिन हम जो गुना कर रहे हैं वो सैद्धांतिक मान है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, वो मतलब हम प्रयुक्त तो किए नहीं कि कितना से कौन मिला था सही में, वो तो हम देखें कैसे कैसे बैलेंस हो गया, बस बैलेंस कर दिए उसको, तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल वैल्यू यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं सकेत-रमान का नियम। लेकिन अगर यहीं पर थ्योरेटिकल वैल्यू यूज नहीं करके उसको प्रयोग किया जाए और प्रयोग के बाद जो निकल कर आता है वैल्यू, अगर उस वैल्यू को हम लिखेंगे तो उसको बोलेंगे वेग नियम, ठीक है। अब ये हम लोग खुद से नहीं निकाल सकते हैं कि वेग नियम में कौन सा घात रहेगा, ये हम खुद से नहीं निकाल सकते हैं, तो ये प्रयोग के आधार पर आता है। सकेत-रमान के नियम में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिख रहे थे, वो हम खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेग नियम में जो है इसमें हम खुद से नहीं निकाल सकते हैं। तो खैर वेग नियम को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, ये भी इम्पोर्टेंट नियम है, लिख लीजिएगा इसको, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर, बोल रहे हैं, लिख लो इसको, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के तो बोल दे रहे हैं, लिख लो, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें इनका वास्तविक गुणांक इनके घात के रूप में उपस्थित होता है। देखो सेम चीज़ है ना, बस वहाँ पर कौन आ रहा था, वहाँ पर आ रहा था स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है वास्तविक गुणांक। तो क्या लिखे, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें इनका वास्तविक गुणांक इनके घात के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। मान लो कोई, अच्छा ऐसे और लिखना, इसमें उपस्थित होता है वो लिखना, तथा इससे प्राप्त समीकरण, तथा इससे लिखे हुए समझाते हैं, तथा इससे प्राप्त समीकरण वेग समीकरण कहलाता है, तथा इससे प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है, वेग समीकरण कहलाता है, ठीक है। देखो तो वेग नियम देखे थे कि वेग नियम क्या होता है, तो जब अभिकारकों के वास्तविक सांद्रता के पदों में अभिक्रिया की दर को लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, वेग नियम, और उसे जो समीकरण मिलता है उसको क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर, तो जैसे मान लो कि कोई अभिक्रिया दी हुई है, ए प्लस बी यहाँ बन रहा है उत्पाद, ठीक है, जो इसका वेग समीकरण दिया हुआ है। अब वेग समीकरण हम खुद से नहीं लिख सकते हैं, ये दिया हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें प्रयोग जो होता है वो वास्तविक गुणांक होता है ना, तो हम खुद से नहीं निकाल सकते हैं। तो जो वेग समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बराबर के, ठीक है, a टू द पावर a b टू द पावर b, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ वेग समीकरण। इसमें जो a और b है ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं है। देखो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और वास्तविक गुणांक सेम हो भी सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे केस में दोनों गुणांक सेम ही हो जाता है, ये बहुत सारे केस में सेम नहीं भी होता है, ठीक है। तो खैर ये a और b जो है ये कौन सा गुणांक है, ये वास्तविक गुणांक है। ये कहाँ से मिला है, प्रयोग से। जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कहाँ से आता है, वो समीकरण से आता है, और जो वास्तविक गुणांक है ये कहाँ से आता है, ये प्रयोग से आता है। तो अभिक्रिया की दर क्या हुआ, के a टू द पावर a b टू द पावर b, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसके को क्या कहते हैं पता है ना, इसके को कहते हैं वेग स्थिरांक, इसको क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। ये फिर अंग्रेजी में कहा जाता है रेट कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक, और इसको क्या कहते हैं, वास्तविक गुणांक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि इस वेग स्थिरांक को परिभाषित करना हो
तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है वो इसी के बारे में है, वेग स्थिरांक के बारे में। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे विस्तार से आगे। ठीक है, कि इसको परिभाषित कैसे करते हैं और फिर इसका मात्रक क्या होता है, वो सब भी हम बात करेंगे। तो समझ में आपको कि वेग नियम क्या है और सके द्रव्यमान का नियम क्या है। देखिए, दोनों नियम सेम ही है, बस एक ही अंतर है कि सके द्रव्यमान का जो नियम होता है उसमें हम वास्तविक गुणांक लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और जो वेग नियम है इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं वास्तविक गुणांक। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे अब अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टॉपिक लिखिएगा अभिक्रिया की कोटि, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, तो जो वेग समीकरण होता है, वेग नियम से हम जो समीकरण लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेग समीकरण। और जो वेग समीकरण होता है उस वेग समीकरण में जो वास्तविक गुणांक उपस्थित है उसी के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि के पूछे क्या होता है, जो वेग समीकरण होता है हमारे पास उसमें कौन सा गुणांक है, वास्तविक गुणांक है, और उसी वास्तविक गुणांक के योगफल को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि। ध्यान देना कि वेग समीकरण में जो कि आया है कहाँ से, वेग नियम से आया है, उसमें जो भी घात उपस्थित हैं उनके योगफल को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि। मान लो कोई अभिक्रिया दिया हुआ है H2 + I2 और यहाँ दिया हुआ है 2HI। इसका हम अभिक्रिया की जब मान लो इसका वेग समीकरण दिया हुआ है, हम बार बार बोल रहे हैं कि वेग समीकरण को हम खुद से नहीं लिख सकते हैं, ये प्रयोग के आधार पर मालूम किया जाता है। तो मान लो इसका वेग समीकरण दिया हुआ है कि अभिक्रिया की दर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या बुक में भी दिया हुआ रहता है। तो अभिक्रिया की दर बराबर K H2 की सांद्रता और यहाँ क्या हो गया, I2 की सांद्रता। यहाँ पूछें हम कि बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखो यहाँ पर कितना है, पावर 1, यहाँ पर कितना पावर है, 1। तो जो घात का योग है उसी का अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना हुई, 2। मतलब ये किस कोटि का अभिक्रिया हुआ, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हुआ। तो इस तरह से कोटि के आधार पर अभिक्रिया को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जरूरी नहीं है 4 से अधिक प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन खैर आप लोगों को केवल 2 कोटि पढ़ना है, शून्य कोटि पढ़ना है और पढ़ना है प्रथम कोटि के बारे में। लेकिन हम 4 का डिफरेंस बताएंगे आपको, फिर हम लोग आगे विस्तार से जो है शून्य कोटि और प्रथम कोटि के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिएगा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, तो वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों के वास्तविक घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पर लिखिए, अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए, पहला होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहला कौन होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। सेकेंड होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको बोल सकते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिख देते हैं इधर, देखो, इसको बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हम देखें तो और होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, या इसको बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या हम लिख सकते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया 4 प्रकार के हो सकते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग शून्य सब जो अभिक्रिया हम लिखे हुए हैं इसका डिफिनीसन देखेंगे और साथ में इसका जो है हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे अगले 3-4 वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।